वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 11 में राजनीतिक विज्ञान के विषय में जो अपना अध्याय चल रहा है, भाग ब का पहला, संविधान क्या और क्यों, अर्थात संविधान क्यों चाहिए, इस विषय को अपन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से पिछले 2-3 वीडियो में अपन ने समझने का प्रयास किया। एक विषय को लेकर आज मैं पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष, और आज का विषय है कि संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका हो सकता है। अर्थात संविधान प्रारंभिक रूप से कैसे अस्तित्व में आएगा, उसका रूपरेखा कैसे तैयार होगी और उसकी रीति नीति किस प्रकार से होगी ताकि वह एक प्रचलन में लाया जा सके। इस बिंदु को अपन विभिन्न तर्कों के आधार पर समझ लेते हैं और विश्लेषित करते हैं। देखिए कि संविधान को प्रचलन में लाने का तात्पर्य है कि उसकी पृष्ठभूमि को समझना, जिसके अंतर्गत कि कोई भी संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी और वो शक्ति उन्हें किनके द्वारा प्रदान की गई, ऐसे आदि आदि ये प्रश्न अपन को पहले समझने पड़ेंगे और उसके बाद में ही कोई संविधान प्रचलन में आ सकता है। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी हो जाते हैं या हुए हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की कोई क्षमता नहीं होती है। अर्थात आम जन का उन बनाने वालों के पास में कोई विश्वास नहीं होता है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में अगर किन्हीं देशों का नाम आता है तो उनमें सर्वोपरि भारत का आता है। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका है, अमेरिका है। ये दुनिया के ऐसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिनका संविधान एक प्रभावी रूप से मॉडल के रूप में आज विश्व के समक्ष खड़ा है। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं या भारतीय संविधान के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो ये पाते हैं कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान के द्वारा दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, और ऐसा करने के लिए उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब भारतीय संविधान निर्मित किया गया तो उसके निर्माण की प्रक्रिया एक चुनी हुई संविधान सभा के प्रतिनिधियों द्वारा की गई। एक लंबे कालखंड के बाद वो संविधान बनकर के तैयार हुआ, अर्थात 46 से 49 तक। और संविधान निर्माण करने का कार्य उन लोगों को हाथ में सौंपा गया जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को एक लंबे समय तक चलाया और उसका इतिहास उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के एक साथ लेकर चलने की जो विलक्षण क्षमता थी, उसी विलक्षण क्षमता को आधार मानते हुए संविधान को भारी वैधता मिली, अर्थात देश की जनता की स्वीकार्यता मिली, क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में भी सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है
और यही कारण है कि संविधान को भारी स्वीकार्यता मिली या वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। तात्पर्य यह है कि अगर हम भारतीय संविधान का एक उदाहरण देखते हैं कि भाई इसकी स्वीकार्यता इतनी क्यों है, तो संविधान निर्माताओं का चुनाव एक चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की संविधान सभा के द्वारा किया गया, और जिन लोगों को संविधान सभा ने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी वह लोग भी आम जनता के ही प्रतिनिधि थे और उनका आम जनता से सीधा जुड़ाव था। इसलिए उनके द्वारा उन्हीं बातों को संविधान में समावेशित किया गया जो कि आम जनता के हितों के अनुरूप थी, आम जनता की मांगे थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी संविधान अगर प्रचलन में आता है तो सबसे पहले उसकी सभी वर्गों की स्वीकार्यता होनी चाहिए। अतः हम संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करता है। इसीलिए संविधान के प्रमुख मौलिक प्रावधान कैसे होने चाहिए, इस बात का भी विश्लेषण संविधान में स्पष्ट होना चाहिए। यह एक सफल संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसके प्रावधान कैसे हैं। क्या वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण दे सकता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जिस संविधान में बहुसंख्यक समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो और वहाँ पर अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं हो कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें, अर्थात संविधान में जहाँ एक और बहुसंख्यकों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, उस दूसरी ओर उस राष्ट्र के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का भी प्रावधान संविधान में होना चाहिए। तब जाकर के वो सभी वर्गों का समाहित उस संविधान में माना जाएगा। कोई भी संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधा देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। अर्थात संविधान के प्रावधान अगर इस प्रकार के हैं कि वो समाज के एक वर्ग विशेष को अधिक महत्व देता है और दूसरे के हितों की अनदेखी करता है, ऐसी दशा में संविधान के प्रति उस राष्ट्र की जनता की निष्ठा नहीं होगी, वो एक वर्ग विशेष का संविधान माना जाएगा। अतः कोई समूह ये महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, उसके पास संविधान मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध करा रहा है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं वो उस राष्ट्र के समाज के सभी वर्गों के हितों के अनुरूप होने चाहिए। समाज के सभी वर्गों के अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए। और ये कब होगा? ये जब होगा जबकि संविधान निर्माण करने वाले लोग को का ज्ञान या समाज के प्रति उनकी इतनी अधिक निष्ठा होगी ताकि वह समाज की अपेक्षाओं का ठीक ठीक प्रकार से आकलन कर सके। तभी जाकर के वह उस संविधान में ऐसे स्वीकारोक्त प्रावधानों का समावेश करेंगे। अगर इसी बिंदु को अगर हम भारतीय संविधान के रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान की अनेक विशेषताओं में एक बात यह भी है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं वो सब सभी प्रकार के वर्गों, समूहों और देश की संपूर्ण विविधताओं को स्वीकार रोक्त है। अर्थात
देश की संपूर्ण विविधता को एकजुट बनाए रखने में हमारा संविधान सक्षम है। इसलिए हम एक विश्व के सामने आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में खड़े हैं, और ये तब जाकर के संभव हुआ जब भारतीय संविधान की मौलिकता इसी बात पर सिद्ध होती है। इस आधार पर आप विचार कर सकते हैं या विचार करने योग्य चाहिए और अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि वास्तव में समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए या ऐसे कौन से बुनियादी नियम होने चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। अर्थात संविधान में कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत या बातें या प्रावधान होने चाहिए ताकि वह बुनियादी प्रावधान समाज के सभी वर्गों को छूते हों, समाज के सभी वर्गों उससे लाभान्वित होते हों, समाज के सभी वर्गों को स्वीकारोक्त हो, तो हम कह सकते हैं कि वो लोग इसे माने और मानने के लिए वो कृत संकल्प भी होंगे, क्योंकि उनके हितों का इसमें वर्णन किया गया है। अतः विश्लेषण रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके, और इस पाठ के आधार पर या इस पाठ की सभी विषय वस्तुओं के आधार पर हम ये मान सकें कि वास्तव में भारतीय संविधान के अंदर ये सब विशेषताएं मौजूद है, और उन प्रावधानों के कारण ही आज भारतीय संविधान 1950 से लेकर के अब तक लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ में स्वीकार किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ये संविधान निर्माताओं की सफलता को दर्शाता है।